नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। आज सुबह से ही लोगों को इंतजार था ज्ञानव्यापी मामले में कि जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट फिलहाल कोर्ट में सौंपी जाएगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है। जल्दी से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि फिलहाल 2 दिन का अभी वक्त है। 2 दिन में, क्योंकि फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा हैं और जो तर्क दिए जा रहे थे और जो साक्ष्य थे वो ज्यादा थे, जिनके चलते अभी 2 दिन का फिलहाल वक्त दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो अपडेट है, जो कमिश्नर को लेकर के, फिलहाल अजय मिश्रा जो कमिश्नर थे उनको फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन बाकी के दोनों कमिश्नर बने रहेंगे। और इसी बीच जो दूसरा जो अपडेट है, जो सुप्रीम कोर्ट जो एक पक्ष गया था, तो अब यह भी अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लोकल अदालत करेगी अब इसका फैसला। तो इस पूरे मामले को लेकर के अगर अब बात करें तो तमाम सारे सवाल उठ के आ रहे हैं। जो कमिश्नर को लेकर के, उनकी नियुक्ति को लेकर के, उनकी बर्खास्तगी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और अभी तक जो तथ्य फिलहाल सामने आए हैं वो यही कि जो लीक कर रहे थे, जो चीजें थी, जो साक्ष्य थे वो लीक कर रहे थे, ये आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जिस वजू को लेकर के और जिस शिवलिंग को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे थे, तो आज ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे आए हुए मेहमानों से और एक सार्थक बहस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर के जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं और इस कुरुक्षेत्र की इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगा। कृष्ण मोहन जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मोहम्मद अतीक जी हैं हमारे साथ, नेता मुस्लिम लीग। मोहम्मद अतीक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। गजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, संस्थापक सवर्ण महासंघ के। गजेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आमिर साबरी जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आमिर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ कृष्ण मोहन जी के पास आऊंगा। कृष्ण मोहन जी, लगातार कमिश्नर को लेकर के सवाल उठ रहे थे, नियुक्ति को लेकर के सवाल उठ रहे थे, अब उनको हटा दिया गया है और आरोप ये लग रहे हैं कि वो जो थी सूचनाएं वो लीक कर रहे थे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ चाहूंगा इस सवाल का जवाब। देखिए क्या है कि न्यायालय को जो कोर्ट कमिश्नर है अजय मिश्रा जी, उनको हटाना या न हटाना, ये दोनों प्रक्रिया न्यायालय के ऊपर है। चूंकि न्यायालय द्वारा वो नामित किए गए थे, तो न्यायालय को यदि ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने ऐसा कोई भी जानकारी लीक किया है तो उनको न्यायालय ने हटाया, तो ये न्यायालय का कार्य है और इसको स्वागत होना चाहिए। क्योंकि कोई भी जांच हो तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दोनों पक्ष जिनके लिए जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं उनको ये आभास हो कि न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय आए हैं वो पूर्णतः निष्पक्षता से आए हैं और इसको उनको सारे लोग स्वीकार करें। जी, रही बात का बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में जो जो चीजें मिली है वो कोर्ट कमीशन के द्वारा चीजें तय की गई है, वो संरक्षित की गई है। नहीं, अब सवाल ये कृष्ण जी ये उठ रहा है कि अब आगे की भी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं। अब लोगों के अंदर भी ये भ्रम पैदा हो गया है। नहीं, देखिए, भ्रम में रहे न रहे, हाँ। पूरे देश के लोगों से यह अपील है कि जो न्यायालय फैसला देगा, न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम सभी को स्वीकार करना होगा। अभी 2 दिन का समय यदि न्यायालय ने लिया है तो उसको इंतजार करें और जो फैसला आएगा हम सारे लोग उस न्यायालय के फैसले के साथ चलें। जी, चलिए, जो फैसला आएगा फिलहाल वो मान्य होगा। मोहम्मद अतीक जी, लगातार जिस तरीके से कमिश्नर की बात को लेकर के सवाल उठ रहे थे, आपत्ति थी, हटाने की मांग की गई, फिर फैसला हुआ, फिर 2 और कमिश्नर लाए गए, लेकिन अब सूचनाएं लीक करने का मामला, ऐसे तमाम सारे आरोप लगे और आखिरकार उनको हटाया गया। मैं आपकी सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा। अब देखिए, इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जैसे कि इंतजामिया कमेटी की तरफ से हमेशा से पहले से उन पर वो था, संशय था कि ये ठीक नहीं है और इनको बदला जाना चाहिए। उस वक्त कोर्ट ने उनकी बात को बिल्कुल नकार दिया, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वो सूचनाएं कहीं ना कहीं वो एक पक्षी होकर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको हटा दिया। लिहाजा अब जो ये रिपोर्ट जो पेश करेंगे वो भी संदिग्ध होगी, क्योंकि अब जब उनके ऊपर एतबार ही नहीं है, अब जब कोर्ट को भी एतबार नहीं है और इसी बात पर उनको उठाया गया, तो मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट पेश करेंगे उसके अंदर भी उन्होंने कुछ खलत मलत जरूर किया होगा। तो मुझे लगता है कि अब कोर्ट को बहुत स्ट्रिक्टली इस रिपोर्ट को भी देखना है और ये देखना है कि क्या वो पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट तो नहीं है।
क्योंकि जिस तरह से चीजें बाहर आ रही थी कि भाई जो चीजें आनी थी और अदालत की कार्रवाई के बाद आनी थी, लेकिन कोई कैमरामैन बाहर निकल कर जो है बयान दे रहा है, कोई आदमी निकल के बाहर बयान दे रहा है, तो ये देखा जाए तो इस तरह से अदालत की अवमानना ही थी, क्योंकि अदालत ही को बताना था क्या चीज है क्या नहीं है, रिपोर्ट के बाद ही बताना था। और मुस्लिम पक्षकार हमेशा से कहते रहते कि इनको हटाइए, ये निष्पक्ष इंसान नहीं है, और लिहाजा आज कोर्ट ने माना है। मुझे लगता है कि रिपोर्ट भी मुस्लिम पक्षकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार आप लोगों को तो शुरू से हर चीज में एक तरीके से कहा जाए कि आपत्ति थी। नहीं, आपत्ति तो जाहिर सी बात है। देखिए वो जो जिस तरह से मुकदमा उन्होंने तस्लीम किया अदालत ने, तो जाहिर सी बात है वायलेशन था, 1991 की जो एक्ट है उसका वायलेशन था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने करा। हम लोग कोई बात नहीं, फिर हमने क्या करा, हमने कहा कि इनको हटा दीजिए, आप किसी दूसरे इंसान को। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हटेंगे, हम 2 और को दे रहे हैं। लेकिन आज वो कहते हैं कि नहीं हम इनको हटा देते, कहीं ना कहीं सूचनाएं लीक हो रही थी। तो मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है वो भी संदिग्ध है, और कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि पक्षपात रिपोर्ट तो नहीं पेश की गई है, इसकी भी जांच होनी बहुत जरूरी है। जो साक्ष्य आए हैं वो तो सामने, लेकिन सवाल ये कि पूरी रिपोर्ट पर कैसे सवाल उठाया जा सकता है अतीक जी? नहीं, जाहिर सी बात है, जो इंसान जिसको अदालत नहीं हटाया है, कुछ ना कुछ बेस पे तो हटाया होगा ना। अगर उसका कहीं मशकूक इंसान है, अभी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन इसलिए आप बहुत आगे मत जाइए अभी कि पूरी रिपोर्ट पर ही आप सवाल उठा लें। कहीं ना कहीं अगर शक के दायरे में वो नहीं होते तो शायद अगर पूरे कमिश्नर्स को हटाना होता, अगर कमिश्नर की जरूरत नहीं होती तो तीनों को खत्म कर दिया जाता है, उस पूरी कमेटी को खत्म कर दिया जाता। आमिर साबरी जी अभी शक के दायरे में है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं बेमानी होगा कि पूरी रिपोर्ट पर सवाल उठाना। देखिए आलोक जी, पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत समाचार चैनल का और आपका कि आपने मुझे एक बहस का हिस्सा बनाया। अरे नहीं सर, आप बहुत अच्छे तथ्य रखते हैं और हम भी कंटेंट को डिबेट करते हैं। शंका की बात जो मुस्लिम पक्ष पहले से जता रहा था, देखिए एक बात तो आप बड़ी स्पष्ट समझ लीजिए कि जो चीज़ को लेकर के पूरे देश के अंदर वो हल्ला मचा हुआ है, बड़ी स्पष्ट सी बात है। आपने भी फोटो देखे होंगे और समाज और तमाम सोशल मीडिया से लेकर के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल के, उस पर सब वायरल हो रहे हैं कि वो फव्वारे का एक फ़ोटो है। फव्वारे हर तिराहे पे, चौराहे पे, यहाँ तक के राष्ट्रपति भवन में, यहाँ तक के जो बड़े लोग हैं वो अपने घरों में इस तरीके के फव्वारे लगाते हैं। तो हर चीज़ को संदिग्ध निगाहों से देखना, ये कहाँ का न्याय है? और जहाँ तक न्यायालय की बात है कि न्यायालय ने कमीशन नियुक्त किया और या उसकी रिपोर्ट दे रहा है, तो बड़ा सवाल ये है कि कमीशन नियुक्त ही क्यों किया? सबसे पहले बात तो ये न्यायिक प्रक्रिया पर ही प्रश्न उठता है। इसलिए उठता है कि 1991 का जब एक्ट है, और वो एक्ट किसी मुसलमान ने नहीं बनाया था, वो विधायिका ने बनाया था, सदन के अंदर बना था, संसद के अंदर बना था। उसके बाद उसको ले करके न्यायालय जाना या उसको किसी क्रिया की प्रतिक्रिया देना, तो मैं समझता नहीं कि आलोक भाई कि ये संभव है और या ये न्यायहित में है। ये सिर्फ देश में एक अराजकता पैदा करना, एक माहौल खराब करने और हिंदू मुस्लिम आपसी इत्तेहाद खराब करने के मेरा फिर वही सवाल घूम फिर के है, कौन है जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन है जो अराजकता पैदा कर रहा है? सवाल ये टोटल राजनीतिक पार्टियां कार्रवाई कर रहा है। आप कौन सी राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं? हम टोटल जो राजनीतिक पार्टियां हैं देश के अंदर, वो इस माहौल को पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। आप राजनीतिक दलों पर सवाल उठाने, राजनीतिक दलों पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि अब न्यायालय को भी इन राजनीतिक पार्टियों ने खिलौना बना रखा है, जैसे 4 वजह इस्तेमाल कर रही है, चाहे पूर्व की सरकारें हों चाहे वर्तमान की सरकारें हों। मैं किसी एक सरकार पर लांछन लगाना नहीं चाहता। कृष्ण मोहन जी, जो लगातार किस तरीके से आरोप लग रहे हैं जबकि काम अदालतें अपना काम कर रही हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि दखल देने से इनकार कर दिया, अब निचली अदालत काम करेगी, लेकिन सरकार पर सवाल उठ रहा है घूम फिर के। अब आप लोग कैसे अपने बचाव में किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार का काम बचाव करना नहीं है, समाज में शांति व्यवस्थापित करना और कानून के राज को, संविधान के व्यवस्था को संचालित करने का काम है। संविधान द्वारा प्रदत्त सारे हर व्यक्ति के अधिकारों का उसका संरक्षण हो, यह सरकार का काम होता है, हम उसको बखूबी कर रहे हैं। रही बात हमारे वरिष्ठ थे, आपने कहा कि 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसका वायलेशन हो रहा है। मैं आपको बड़े स्पष्टता के साथ बता देना चाहता हूं कि 1928 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था दीन मोहम्मद वर्सेस भारत सरकार का, जिसमें यह स्पष्ट फैसला आया कि मां श्रृंगार गौरी का दर्शन हिंदू जनमानस करता रहेगा। इसी के अगेंस्ट में पुनः दीन मोहम्मद जो है 1935 में हाई कोर्ट जाते हैं, दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के नाम से एक मुकदमा दर्ज होता है। जिस आज वजू खाने को जिस वजू खाने में ये फव्वारा लगाने की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने स्पष्ट उस जमीन को मंदिर का हिस्सा माना है
और मंदिर का हिस्सा मानते हुए जो आज शिवलिंग की बात की जा रही है, जिस वजू खाना की बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट हाई कोर्ट से मंदिर की प्रॉपर्टी बना है जो अनाधिकृत रूप से वहां पे घेरा गया है। और जो महिलाएं दर्शन के लिए गई हैं, उन लोगों ने स्पष्ट बात बता रहे हैं, आग्रह किया है माननीय उच्च न्यायालय से कि हमें मात्र दर्शन पूजन किया जाए। वो तो बात का विषय है, आगे न्यायालय तय करेगा कि वजू खाना है या वो शिव मंदिर है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश जनता ने पहले तय कर दिया कि वो वजू खाना है, न्यायालय का तय करेगा। वो सारे तथ्य सबके सामने आ चुके हैं। अब वो जो फव्वारे का जो पिलर है, जो जिसको क्या कहते हैं स्तूप भी कह सकते हैं, वो सबके सामने आ गया है। कुल मिलाकर के न्यायालय तो बाद में तय करेगा, जनता ने पहले तय कर दिया। मुसलमानों को छोड़ दीजिए, जनता ने तय किया, तय कर दिया है। जी, मैं गजेंद्र जी के पास आ रहा हूं। गजेंद्र जी, उम्मीद से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी विरोध के सुर लगातार तेज होते जा रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं जी। मेरे ख्याल से जो विषय बिंदु है, एक व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कोर्ट से अपने प्लेंट के माध्यम से दादरसी में वो कहता है कि मुझे यहां पर परमानेंट पूजा करने की इजाजत दी जाए। ठीक है, कोर्ट उस समय कोर्ट के पास कोई एविडेंस नहीं है। कोर्ट कहती है बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर एक कमीशन अपॉइंट कर देता हूं, और कमीशन वहां जाएगा और जो रिपोर्ट देगा कमीशन, उसके आधार पर हम आपकी व्यवस्था देंगे। ठीक है, जो हमारे यहां कानून की व्यवस्था है, कानून के व्यवस्था के अनुसार वहां पे कमीशन गया, कमीशन ने साक्ष्य लिया, साक्ष्य ला करके कोर्ट के सामने रखा। अब लीक होने की बात हो रही है। देखिए, अभी आपने बहुत एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि भगवान शिव के उस लिंग को आप कह रहे हैं फवारा, और वो भी क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि बड़े लोगों के घर में हुआ करते थे। अरे मस्जिद किसी बड़े लोगों की या मंदिर किसी बड़े लोगों की, सुन लीजिए, आपके स्वीकार करें आप ना करें, सच्चाई यही है। मेरी बात पहले खत्म हो जाए। मंदिर और मस्जिद के बीच में कहीं बड़े बड़े फव्वारे नहीं लगाए जाते हैं। वजू खानों में फव्वारे होते हैं पूरे हिंदुस्तान में। चलिए यहाँ से ऐसा है, आपको गुजरात जहां बताइए आपको दिखा देंगे। चलिए अभी 10 मजदूर दिखा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर वहां पे फव्वारा होता तो कोर्ट उस एरिया को सील नहीं करता। कोर्ट के पास एविडेंस आ चुका है, गलियारों का रखेल बन चुकी है। जिस दिन जान लीजिए, आपके सुनिए, आपके निगाह में आज के डेट की सरकार, बाबरी मस्जिद का आज के डेट की सरकार, आज के डेट की अदालत, लोग देख चुके हैं। आज के डेट की सरकार इस बात के लिए मान रहा है। सुनिए मेरी बात को, आज के डेट में अगर ये सरकार, अगर ये अदालत हिंदुओं की मुट्ठी में होगी, आपकी जुबान नहीं निकलेगी। आप कानून मानते हैं? जुबान नहीं निकलेगी आपकी। आप कौन सा कानून मानते हैं? नहीं निकलेगी। आमिर साबरी जी, आप कौन सा कानून मानते हैं? इस सवाल को जवाब दीजिए। जो भाषा समझते हैं, कौन सा शरीयत मानते हैं, संविधान मानते हैं? चलिए, आज आमिर साबरी जी, आज आप ये बता दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है, आप कौन सा कानून मानते हैं? जी बताइए। अमन शांति थी, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया, आप लोगों ने ज्ञानवापी मंदिर कहिए, मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं हो। बीजेपी के मंदिर है वो, लोग एक मस्जिद नैरेटिव कायम करना चाहते हैं, जिस तरह मंदिर है वो, मंदिर ज्ञानवापी मंदिर, उसी ज्ञानवापी मंदिर बनाना चाहते हैं। माता गौरी, सरकार गौरी बात है, सरकार गौरी आप विराजमान है, आप विराजमान है, आपके कहने से मस्जिद हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हार चुकी है 80 सीटें, 80 सीटें हारने का खामियाजा वो भुगतना चाहते हैं। सारे हिंदू हैं इस देश में, जो भी सारे हिंदू हैं, नहीं दी जाएगी। जो चीज इस देश में सारे हिंदुओं का, शर्म नहीं आती आप लोग को शर्म नहीं दी आती जाएगी, चाहे जितना भी नैरेटिव तैयार कर लिया जाए। चलिए, कौन नैरेटिव तैयार कर रहा है? मैं एक बार कृष्ण मोहन जी के पास आ रहा हूं। बात फिर घूम फिर के आ गई, ताजमहल को लेकर के आ गई, फिर राम मंदिर को लेकर के आ गई।
लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ऐसे में कृष्ण मोहन जी सवाल तमाम सारे सरकार पर उठ रहे हैं कि किस तरीके से सब कुछ सरकार करा रही है, जैसा कि साबरी साहब ने भी सवाल उठाया। आप कैसे यकीन दिलाएं कि अदालतें ये काम कर रही हैं और अदालतों को आप अपना काम करने दें, वो उन पर सवाल आप ना उठाएं? देखिए क्या है, बड़ा दुख का विषय है कि उस समय जब आज देश बार बार न्यायालय के, जो देश का संविधान है, देश के न्यायालय के आदेश पर जब राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं और उनके आदेश को मानने की बात कर रही है, लोगों तक एग्जीक्यूट कराने की बात कर रहे हैं, उस सेम टाइम आपके इस नेशनल चैनल पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर और किस तरह से लोग न्यायालय को गाली दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जब अपनी बात आती है, जब समाज अपने अपने हित की बात आती है, तो ये संविधान की दुहाई देते हैं, और परंतु जब न्यायालय अपनी बात करता है, वही संविधान के द्वारा पोषित जब न्यायालय अपना कार्य करता है, तो संविधान और न्यायालय को बैठकर गाली देते हैं। और कैसे बेसब्री से ये कह रहे हैं कि न्यायालय जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो न्यायालय सही है, आपकी नहीं होगी। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातों पर, शर्म आती है कि नहीं आप लोगों को? चलेगा इस देश के न्यायालय, इस देश का न्यायालय जब अपना कार्य कर रहा है तो आप इसे कार्य कर नहीं देते हैं, और जब कोई बात पूछनी होती है तो आप इस देश में संविधान की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। साबिर जी, मुझे एक बात बता दीजिए, फिर वही बात है कि अराजकता की बात आ कहां से गई? साबरी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब कोर्ट से फैसला होना है, उस फैसले को होने के लिए फिलहाल कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पहले दिन से ही सवाल उठने लगे किस तरीके से जांच को लेकर के, जांच प्रक्रिया को लेकर के, कोर्ट द्वारा गठित टीम को लेकर के, इसलिए सवाल उठ रहा है ना। देखिए आलोक जी, बहुत सारे हैं, जांच नहीं होती, जांच का विषय ये भी था कि आपको भी मुद्दे उठाइए ना, आपको भी मुद्दे उठाइए, मैं तो कह रहा हूं आपको भी मुद्दे उठाइए। वर्षों तक बड़ा मुकदमा चला, और उसके बावजूद भी यदि उसका रिजल्ट आता है, उसका फैसला आता है, तो ये लोग हिंदू मुद्दे कौन कर रहा है, तुष्टीकरण कौन कर रहा है? आप क्यों नहीं ऐसे मुद्दे उठाते हैं? और ये वो लोग हैं जो बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, बार बार सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। ये वो सारे लोग अब एक्सपोज हो रहे हैं, देश की जनता देख रही है। आप लोग, बड़ी बात ये है, इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। जी, मैं गजेंद्र जी से एक सवाल कर रहा हूं। संविधान की बात कहना, संविधान की दुहाई देना, संविधान का पालन करने की बात तो सब कहते हैं, लेकिन प्रेरित किससे हैं? ओवैसी के बयानों से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो विरोध करता है, उससे प्रेरित है। जी, सवाल का जवाब जरा मैं गजेंद्र जी से चाहूंगा। महोदय, ओवैसी जैसे लोग इस देश में राजनीतिक व्यवस्था के लिए कलंक है, जिसका काम है समाज को एक ऐसा संदेश देना कि सारे लोग शांति व्यवस्था के साथ इस देश में रहें। तो हमारे देश का जब लीडरशिप, जो नेता है, मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं, जब वही ऐसी बात को ले आएंगे, समाज के पटल पे रखेंगे, समाज उसको सुनेगा, और जब समाज उससे सुनेगा तो आग बबूला होगा। और यही चीज है कि नहीं होता, जबकि आप ओवैसी 50 लोग हैं। अरे ओवैसी नहीं, खतरनाक हम लोगों ने अराजकता फैलाते हैं। अरे हम लोगों ने तो 47 ओवैसी को आप मुझे ये बताइए, आप ओवैसी के पक्षधर मत बनिए। आप मुझे ये बताइए कि आपने ये बात क्यों कही? साबरी साहब, मेरे एक सवाल का जवाब देने जरूर चाहिए। आपने ये क्यों कहा कि आपको एक आदमी हजम नहीं होता है? एक आदमी हजम, हम उसको क्यों डाइजेस्ट करें? ये बता दीजिए मुझे। हम ओवैसी ने क्या संविधान ने ओवैसी ने हमेशा कहा कि वो संविधान को लेकर के लिए होता है। आप साबरी साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, पहले ये जवाब दीजिए। सुनिए एक मिनट, मेरे साबरी साहब, सर मैं आ रहा हूँ। साबरी साहब, मेरे एक सवाल का जवाब, हम ये बताइए कि आपने जो कहा कि एक आदमी हमारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता, मैं क्यों ओवैसी को डाइजेस्ट करूं? उनके बयानों को मैं क्यों ऑब्जर्व करूं? बताइए मुझे, पहले मुझे। जी, जब सरकार कोई सुधारात्मक कदम लाती है तो फिर हमें साथ देना चाहिए ना। कहिए आपको, मैं यही कह रहा हूँ कि ओवैसी का एक बयान बताइए जो देश विरोधी हो, संविधान विरोधी हो, कानून विरोधी हो, या उसने किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े आदमी को गाली दी हो, भाई बता तो दीजिए। लेकिन क्या वो अपनी बात भी नहीं कहेगा? ये आप लोग क्यों एक आदमी को लेकर के टारगेट करते हैं? जितनी भी इस देश की सेकुलर पार्टियां हैं, वो टारगेट करती है। सारे बयान तो जनता पार्टी है, वो ओवैसी को टारगेट करती है। आप भारतीय जनता पार्टी की तुलना ओवैसी से मत करिए। आलोक जी, संसद के अंदर हमारे यहां इतने ज्यादा एमपी हैं, किसी एमपी ने
इस विषय पर ओवैसी जैसा बयान साक्षी के महाराज आपने पढ़ा? इसे दिया क्या? साक्षी महाराज ने क्या बोला? बदतमीजी बोलते हैं। क्या बोला? अरे क्या बोला इस 50 विषय बयान पर? है। जी, इस विषय पे क्या 50 बोला? लेकिन हम इस जब विषय यहाँ पर पर क्या बोला आस्था की साक्षी बात महाराज कर रहे हैं, मैं एक बार साक्षी कृष्ण महाराज मोहन की जी के कीड़ी पास, दिमाग में घुस गई है। इस विषय पे क्या बोला उन्होंने? अरे इस विषय का कौन सा विषय है जिसपे साक्षी जी नहीं बोलते हैं? इस विषय पे क्या बोला साक्षी जी? उनका आम धर्म बना लिया उन्होंने अपना। क्या बात कर रहे हैं जब बात करते हैं आप लोग बैठे बैठे, हैं? आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते हैं, सच बोलना तो छोड़ दीजिए। देखिए बताऊं, छूना तो हम लोग बिल्कुल बिल्कुल लेकर के पसंद नहीं करते हैं। जी चलिए, छूना भी नहीं कौन चाहते। देखने पसंद कर रहा है, कौन छूने की बात नहीं है, बात यह है यहां पर आस्था की। कृष्ण मोहन जी, बात ओवैसी की घूम फिर के आ रही है। सवाल इसलिए उठता है जब ओवैसी के बयानों को लेकर के कौन सा ऐसा बयान है जो उनका आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारा पैदा करता है। हालांकि मैं ओवैसी के बयान को लेकर के यहां चर्चा करने नहीं बैठे, लेकिन भावनाएं तब आहत होती है जब वो ओवैसी इस तरीके की बयानबाजी कहते हैं कि मैं राम को नहीं मानता। जी कृष्ण मोहन जी, ओवैसी ने कभी नहीं कहा हाँ, राम को नहीं मानते। मैं इस बारे में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कभी ओवैसी ने कहा मैं राम को नहीं मानता। चलिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को सुनेंगे जरा, मैं फिर बयान लूंगा। खानों को लेकर भी कुछ नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ नोटिस जारी किया और उस एरिया को प्रिजर्व करने का आदेश दिया है जिस एरिया पे शिवलिंग पाया गया है और जहां पे वो जो जलाशय था, जहां की वो वुजू करते थे, जहां पे शिवलिंग था उस एरिया में वुजू करते थे, वहां पे उसको सील करने का, प्रोटेक्ट करने का आदेश जारी किया। अंजुमन ने स्टे मांगा था प्रोसीडिंग पे, उस स्टे को उन्होंने मना कर दिया है। किसी तरह का स्थगन आदेश देने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि जब तक प्लेंटिफ नहीं आएंगे और उसकी सुनवाई की अगली तारीख 19 तारीख रखा गया है, प्लेंटिफ आएंगे, उनको सुनने के बाद ही आगे का आदेश को पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट स्टे देने से मना कर दिया। सर्वे रिपोर्ट को लेकर के नहीं, सर्वे वो चाहते थे कि प्रोसीडिंग को स्टे किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को खारिज कर दिया, उस प्रार्थना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी प्रोसीडिंग पर तब तक आदेश नहीं रोक लगा सकते जब तक कि हम जो प्लेंटिफ है उनको सुन न लें। धन्यवाद। तो सीनियर एडवोकेट को गजेंद्र जी आपने भी सुना कि अब फिलहाल अगली तारीख जो वो है 19 तारीख रखी गई है इस पूरे मामले को लेकर के। गजेंद्र जी देखिए, दो चीजें हैं। न्यायालय ने जब ये देखा कि एक हमारा लोअर कोर्ट उस पर पहले से एक कमीशन अपॉइंट कर दिया है, अपना कमीशन काम कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वहां पर करने से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा क्या कि जब दोनों पक्ष आएगा तो हम सुनेंगे। यही न्यायालय है, इस देश का यही संविधान है, यही व्यवस्था है। अब अगर यह देश और संविधान व्यवस्था सारा हिंदुओं के हिसाब से ही चलता तो सुप्रीम कोर्ट कहती जाओ घर, आज जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो न्यायालय पे प्रश्न उठाना बंद कर दीजिए आप। जी कभी नहीं उठाया न्यायालय प्रश्न। अपने हिसाब से न्यायालय को आप लोग राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न इस बात पर है, मैंने न्यायालय के किसी व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठाया। राजनीतिक दल कभी व्यवस्था में प्रश्न नहीं उठाया। राजनीतिक दल एक बात भी ध्यान रखिएगा, आज आराम से व्यवस्थित तरीके से सारा काम वहां हो रहा है क्योंकि देश में एक सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, परंतु उच्चतम न्यायालय जब अफजल को फांसी का फैसला सुनाता है तो ये लोग जुडिशियल किलिंग का नाम भी देते हैं। किधर बोलते हैं ये लोग? ये वही लोग हैं जो जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में जाकर अफजल हम शर्मिंदा है और आज ये वही लोग हैं जब न्यायालय ने फैसला किया है, न्यायालय ने कमीशन तय किया और न्यायालय ने जनाजा हो जाकर क्योंकि ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में छल करते रहे। आप लोग इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर छल करते रहे। जी अच्छा, मोहम्मद अतीक जी, कुल मिलाकर के जब न्यायपालिका अपना काम कर रही है, कार्यपालिका अपना काम कर रही है, विधायिका अपना काम कर रही है, तो फिर ऐसे में सवाल उठाना फिर कितना लाजमी। मोहम्मद अतीक जी, इस पूरे मामले को लेकर के जब जिसमें शुरू से ही सवाल उठते आए हैं। जी अतीक जी, अगर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी बात यह कि न्यायपालिका अपने काम कर रही है और न्यायपालिका के काम में
कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। लेकिन ये मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा को देखो और ज्ञानवापी को देखो, फला को देखो, इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें हार चुकी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में उसको अपनी वो सीटें रिकवर करनी है। 80 सीटें मतलब 10-15 लोकसभा सीटें। लिहाजा कैसे होगा लोकसभा का इलेक्शन, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में हंगामा मचाओ, क्योंकि बीजेपी किस तरह से जो है उसको रिकवरी करना चाहती है, और रिकवरी वो कर सकती है खाली हिंदू और मुसलमान करके। लिहाजा उसका यही मकसद है कि अब जो है राम मंदिर का मसला तो हो गया, अब क्या करा जाए, 80 सीटें हम हार चुके हैं। लिहाजा 80 सीटों को रिकवर करने के लिए, क्योंकि 15-20 उसमें लोकसभा की सीटें हैं, सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब चलो काशी का मुद्दा उठाओ, मथुरा का मुद्दा उठाओ, या कुतुब मीनार का मुद्दा उठाओ, ये सारी उसी की बातें हैं। भाजपा के स्पॉन्सर्ड लोग जा जा के PIL दाखिल कर रहे हैं और ये माहौल बनाना, ये नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि देखो कि भाजपा जो है हिंदू खतरे में हो गया है फिर से, लिहाजा हमको वोट दो, हमको वोट दो, जल्दी से हमको वोट दो, क्योंकि अगली मर्तबा सरकार इनकी बननी बड़ी मुश्किल होने वाली है। ये चलिए फिलहाल तो अभी जब नई सरकार बनी है, पहले अभी उसको अपना कार्यकाल पूरा करने दीजिए, फिर सवाल पूछेगा। मैं बहुत अहम सवाल का जवाब, मोहम्मद अतीक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं आपने जो तमाम सारी चीजों सर आ रहा हूं, कृष्ण मोहन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा मैं अतीक जी से सवाल का जवाब ले रहा हूं। अतीक जी सर आ रहा हूं, कृष्ण मोहन जी मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं, जरा मैं अतीक जी ने जो सवाल उठाया है ना, अतीक जी सवाल का जवाब दे दीजिए। जो काशी, मथुरा, कुतुब मीनार, ताजमहल, इन सब पर सवाल उठाया आपने, सीधी सी बात आरोप लगाया, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, आपको तो खुद कहना चाहिए साच को आज का करवा लीजिए जांच, सहयोग करेंगे हम, जो साक्ष्य होगा वो सामने आ जाएगा, आपको कहना चाहिए खुलकर हम स्वागत करते हैं। नहीं, साच को आज के अगर सच की अगर जांच होगी तो फिर मुझे लगता है कि फिर वही बात, जांच तो जांच होगी जब आप उसी जांच पे सवाल उठाने लगे। मुसलमानों की ये सच्चाई है, इसमें जांच करने की क्या जरूरत है? मुसलमानों की है वो, ज्ञानवापी मस्जिद किसी और की नहीं है, वो मुसलमानों की ये सच्चाई है। 1991 में ये तय भी हो गया कि वो किसी को नहीं दी जाएगी, लिहाजा हम किसी को भी वो मस्जिद नहीं देंगे। तो अतीक जी आप ये बात समझ लीजिए, मुसलमानों की सच्चाई से आप ऐसे अभी मत कहिए, सच्चाई होगी जब कोर्ट द्वारा होगी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अपने तथ्य रखेगा, कहने से कुछ सच नहीं हो जाएगा। मुसलमानों की मस्जिद है, मुसलमान आप किसी मस्जिद को नहीं देने वाले। आप कहते रहिए, आप कहते रहिए, आप जांच भी तो होने दीजिए, आप कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। सच्चाई यही है कि वो मस्जिद है और मस्जिद मुसलमानों का। दीन मोहम्मद के अदालत में जो फैसला हो चुका है कि उसने कहा कि ये हनफी मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी है और ये इन्हीं की रहेगी। दीन मोहम्मद 1935 के दीन मोहम्मद के बाद में स्पष्ट उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो वजू खाना है वो मंदिर की संपत्ति है। आदेश को पढ़ लीजिए, पढ़ के कीजिए आदेश को। पूरी मस्जिद को दीन मोहम्मद के मस्जिद में कहा गया है कि ये सुन्नी हनफी प्रॉपर्टी है, सुन्नी हनफी वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप इसको मोड़ तोड़ पेश नहीं कर सकते। लिहाजा 1991 में तय हो चुका है कि वो मस्जिद मुसलमानों की है और मुसलमानों की मिल्कियत रहेगी। वो अल्लाह का घर है, किसी और को नहीं दिया जाएगा। कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। न्यायालय की बात कर रहे हैं, न्यायालय की बात कर रहे हैं, ये न्यायालय की बात है। इससे भी ज्यादा रातों रात बीजेपी की सरकार जाने वाली है। अरे रातों रात को क्या चलिए ये दर्द साफ तौर पर समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज को समझने के लिए, सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि अदालत ने फैसला सुनाया और आप लोग साक्ष्यों के अभाव में चीजें नहीं रख पाए, जिसके चलते ये फैसला आया। और अदालत का जो फैसला आया राम मंदिर को लेकर के वो सबको मान्य है। फिलहाल ज्ञानव्यापी को लेकर के अब बड़ी बात है कि अब कैसे पूरा होगा सर्वे, और अब सर्वे का अब आगे फिलहाल क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।